उदय सिंह खूब सारे बेटे थे, अगला राजा कौन बने? तो उदय सिंह की एक रानी थी, उसने कहा भाई उसकी रानी की उदय सिंह से ठीक बनती थी, तो उसने कहा मेरे बेटे को बना दो। तो उदय सिंह ने अपने उस बेटे को राजा घोषित कर दिया जगमाल, जबकि सबसे बड़ा जो बेटा था वो था महाराणा प्रताप। सबसे बड़े तो प्रताप, लेकिन राजा प्रताप को नहीं बना, किसको बना दिया गया? किसको बना दिया? इसका मतलब जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से ठीक बनती है, तो जगमाल की मम्मी राजा किसको बनवा गई? जगमाल। राजाओं के टाइम में एक रिवाज हुआ करता कि जो बेटा अगला राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। अंतिम संस्कार समझते हो? जलाने के लिए लेके जाते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि 16 संस्कार होते हैं। बच्चे का माँ के पेट में आना पहला संस्कार है, गर्भाधान। क्या है? बच्चा गर्भ के अंदर आ गया, वो कौन सा संस्कार है? पहला। और जब आपकी मृत्यु हो जाती है, जब जला के आते हैं, वो 16वां। जला के आते हैं वो 16वां। टोटल कितने हैं? 16। तो 16वां हो गया लास्ट, इसलिए उसको बोलते हैं अंतिम संस्कार। तो राजाओं के टाइम में रिवाज था कि जब अंतिम संस्कार होगा तो वो बेटा जो अगला राजा बनेगा वो अंतिम संस्कार में भागे, वो राज तिलक की तैयारी करेगा। 100 बात की एक बात है, राजा की सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। राजा की डेथ हो गई, अगला बेटा जो राजा बनने वाला है सीट पे बैठो भाई साहब, बाकी जला के आ जाएंगे, है ना। इस ये पद खाली नहीं होना चाहिए, हम जला के आ रहे हैं तब तक तू साफा वफा बांध के तैयार रहे, आते राज तिलक करेंगे तेरा। ठीक है। अब वहां पे जब अंतिम संस्कार गोगुंदा में क्षत्रिय है, तो अंतिम संस्कार भी कहां पर हुआ है? गोगुंदा। तो वहां पर अब जब मेवाड़ के राणा की डेथ हुई है तो अंतिम संस्कार में भाग लेने जनता आएगी खूब सारी, बड़े बड़े सामंत आएंगे, उदय सिंह की डेथ हुई। अब सारे लोग आए हुए, सब लोगों ने वहां देखा कि वहां प्रताप खड़े हैं। कौन खड़े हैं? लोगों को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि सबसे बड़े राजकुमार कौन थे? प्रताप। और संभावना भी थी कि अगले राजा कौन बनेंगे? प्रताप। ठीक है, वो तो अंदर ही उदय सिंह जी रानी के प्रभाव में आकर किसको बना के चले गए? जगमाल। सब लोगों में खुसर फुसर होने शुरू, ये क्या है, ये क्या है, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे? तो रिवाज चेंज हो गया, जो बेटा राजा बनता है वो तो आता ही नहीं है। किसी ने आगे किसी का बड़े आदमी का पूछो जाके, ऐसे कैसे? जाके पूछा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रिवाज चेंज कर रहे हो यार प्रताप, घर जाओ तुम। और अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेते। और प्रताप ने कहा सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, पिताजी राजा किसको बना के चले गए? जगमाल। तो आप देख लो, जगमाल यहाँ नहीं, हमने कोई रिवाज तोड़े नहीं, जगमाल घर पे। मैं जब अब राजा बन ही नहीं रहा तो मैं तो आऊंगा पिता के अंतिम संस्कार में। और लोगों ने कहा भाई ये क्या तरीका हुआ? इस समय जब मेवाड़ संकटों में घिरा हुआ है, इस समय जब मेवाड़ पर सबसे बड़ा दुश्मन अकबर आया हुआ है, उस समय मेवाड़ में योग्य राजा की आवश्यकता है। और उदय सिंह के पुत्रों में सबसे योग्य कौन है? प्रताप। सबसे बड़े भी कौन है? प्रताप। इसलिए कैसे हो सकता है कि प्रताप राजा ना अपने दूसरे लोग राजा बने? और सब लोगों ने सलुम्बर के राव की तरफ देखा, सलुम्बर के सामंत की तरफ देखा कि भाई मेवाड़ में राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये राजा तय थोड़ी करता है, ये तो सलुम्बर का सामंत तय करता है। और उस समय जो सलुम्बर के सामंत थे उनका नाम था कृष्णदास चुंडावत। चुंडा के वंशज है, इसलिए क्या हो गए? चुंडावत हो गए। तो कृष्णदास चुंडावत थे, उनकी तरफ देखा, या कृष्णदास जी ये तो आपका अधिकार है। कृष्णदास जी ने कहा बाकायदा ये मेरा अधिकार है। उदय सिंह कौन होते हैं कहने वाले कि कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं बनेगा? ये तय मैं करूंगा, और मैं आज यही इसी समय यहीं पर तय कर रहा हूं अगला राजा कौन होगा। और मेवाड़ की जनता ने नारे लगा दिए, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप। प्रताप हमारे वे राजा हैं जो अपने बाप द्वारा नहीं चुने गए, जनता द्वारा चुन लिए गए। ये राजतंत्र में लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। आज चुनती है जनता, आज हम चुनते हैं हमारा राजा कौन होगा। हमारा राजा भजनलाल जी है, देश के राजा मोदी जी हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे, जनता ने चुना, हमने वोट दिए, वही तो लोग बैठे हैं इस सीट के ऊपर। उस समय तो ये नहीं होता था। उस समय तरीका क्या था? या तो बाप बना के जाए, या तलवार के जोर पे कोई किसी को हटा के बन जाए। प्रताप वो है जिनको जनता बना रही है। इसका मतलब यह है कि प्रताप राजा बनने से पहले भी जनता में कितने लोकप्रिय रहे होंगे। तो एज ए प्रिंस जब रहे होंगे, एज ए राजकुमार जब रहे होंगे, तभी जनता में लोकप्रिय है कि जनता बगावत कर गई कि पहले वाले राजा के ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। वरना उस समय यह था कि राजा जो कर गया यार, आप और मैं कौन होते हैं कहने वाले। राजा ने कहा जगमाल बनेगा तो जगमाल, राजा ने कहा तीसरा कोई बनेगा तो तीसरा कोई। पर यहां जनता करिए ना, राजा कहे कि गया होगा जगमाल बनेगा, लेकिन हम किसको मानते हैं? तय हो गया वहां से। अंतिम संस्कार के बाद महाराणा प्रताप कंधों पे उठा के लाए, नारे लगाते हुए आए। जगमाल इधर साफा वाफा बांध के तैयार बैठा। जगमाल ने छोड़ो नारे लग रहे, उसने बाहर आकर नारे ढंग से लगाओ। क्या नारे लगा रहे हो? नारे लगाओ हमारा राणा कैसा हो, महाराणा जगमाल जैसा हो। कृष्णदास चुंडावत ने जगमाल का हाथ पकड़ा, सीट से उठाया, प्रताप को वहां बिठा दिया। तो प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में किया गया। अच्छा, राज तिलक तो उसी दिन हो जाता जिस दिन राजा की डेथ हुई, पर उसका फंक्शन बाद में करते। राज तिलक का फंक्शन जो था वो बाद में। फंक्शन मतलब बाकायदा यज्ञ होगा, पंडित जी बैठेंगे, स्वाहा मंत्र बोलेंगे खूब सारे, फिर तिलक विलक निकाले जाएंगे, वो कार्यक्रम बाद में होता। तो वो जो कार्यक्रम होता वो होता राजधानी में। कहां पर होता? राज तिलक तो जहां पर आप हो वहीं पर हो जाए, लेकिन बाद में राज तिलक का फंक्शन कहां पर होना चाहिए?
फंक्शन में सबको रिश्तेदारों को बुलाते, पर आज तक तो जितने लोग हैं उतने ही हो जाएगा उसमें, बाद में सबको बुआ बहन बेटी रिश्तेदार मामा बुआ जितने हैं सबको बुलाते, आओ लो भाई फंक्शन है हमारे, अड़ोसियों पड़ोसियों को सबको एकदम इनवाइट किया करते। तो कहा वो होता है राजधानी में, मेवाड़ की राजधानी कौन सी? चित्तौड़गढ़। कौन सी? और चित्तौड़गढ़ पे कब्जा किसका? अकबर का, तो वहां तो हो नहीं सकता। फिर मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी? इसलिए प्रताप का राजतल का जो फंक्शन था वो कहां पर मनाया गया? कोमलगढ़ में। इसमें ना मारवाड़ के एक राजा गए थे भाग लेने के लिए, चंद्रसेन। चंद्रसेन के साथ प्रताप की बहन की शादी हो रही, तो प्रताप के जमाई लगते हैं, तो जमाई को तो बुलाएंगे कम से कम, बहन बेटी तो आएंगे। ये ठीक वैसा है जी, आप आरएस का पेपर दोगे, प्री पास हो जाएगा, फिर मेंस पास हो जाएगा, इंटरव्यू दे दोगे, फिर इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, आरपीसी फाइनल फाइनल रिजल्ट होगा। वो तो आरपीसी ज्यादातर जो फाइनल रिजल्ट होती है वो रात को जारी करती है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे को वैसे जारी करती है, ताकि साइट पे ज्यादा ट्रैफिक ना हो जाए, वरना लोग देखने वाले खूब सारे होते हैं, इसका रिजल्ट देखो उसका रिजल्ट देखो। आप रात को 1 बजे घर पे सो रहे हो और आपका कोई दोस्त फोन करके कहता है कि रिजल्ट आ गया, चेक कर देखे, आपने चेक किया और आपको पता चला आपकी ओल्ड राजस्थान 12वीं रैंक आ गई, 20वीं रैंक आ गई, 25वीं, जो भी रास्ते तलक तो हो गया आपका भाई, आरएस तो बन गए ना उसी दिन जब आप उसका रिजल्ट देखा। आपने हाथों हाथ घर वालों को फोन किया कि रास्ते तलक हो गया अपना, आपने अपने दोस्तों को और सबको फोन किया कि सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन हो गया। घर वालों ने कहा कि कल आ जा, घर आ जा, और सवा मणि का कार्यक्रम करते हैं, जागरण करवाते हैं। यही है, आपकी मम्मी ने कई दुआएं मांगी होगी, सारे देवताओं के हाथ जोड़ देंगे तब जाके सिलेक्शन होगा भाई साहब आपका। अपने तो रामदेव जी का जागरण बोला हुआ है, तेजा जी महाराज का ये बोला हुआ है, फलान जी महाराज का बोला हुआ, सब ये करना है अपने। आप कहते हो भाई 2 दिन, एक बार दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी वार्टी कर लूं, कल मैं एक बार कोचिंग जाके आ जाऊं, उसके बाद आ जाऊंगा। अब आप 2 दिन बाद 3 दिन बाद घर जाते हो, घर जाते हो तो घर वाले उस दिन फंक्शन करते हैं, वो रास्ते लग समारोह भाई, उस सवामणि का तो आपने उसको सवामणि का देते हैं बेसिकली। अब वो भी जो भी अपना कार्यक्रम है उसमें रिश्तेदार सारे आते हैं, बहन मामा बुआ आसपास के जो लोग उन सबको बुलाते हैं। बस ठीक वैसा है कि राजा वहीं बन जाता, जब जहां पर डेथ होती वहां पर राजा बना देते, या वो राजकुमार जहां पर वहां उसको राजा घोषित कर देते, बाद में उसका फंक्शन थोड़ा ढंग से सेलिब्रेट करते तो वो रास्ते लग समारोह होता। अब जगमाल नाराज हुआ, जगमाल नाराज हो गया, अकबर के पास चला गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जगमाल को हटाने वाला प्रताप, प्रताप का दुश्मन अकबर। हुआ क्या था देखो, पहले तो जहाजपुर का परगना दिया। अब क्या, जगमाल का ससुराल था सिरोही, तो जगमाल की वाइफ ने कहा इसको कि देख तेरे बाप का राज्य तो मिला नहीं, तो मेरे बाप वाला ले ले। सिरोही में राजा बना हुआ है सुल्तान, कौन बना हुआ है? सुल्तान। सुल्तान की और जगमाल की वाइफ की आपस में नहीं बने, है तो भाई बहन है ना, पर वो एग्जैक्टली सीधे सीधे मतलब रियल भाई बहन नहीं थे। पहले बड़ा राजा था, उसके बेटा नहीं तो कोई दूसरा गोद आया कर वैसे बना हुआ यूं। तो कहा इस सुल्तान से छीन ले और तू ले ले। सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोगी, सुल्तान महाराणा प्रताप का सहयोगी, तो अकबर भी चाहता है कि सुल्तान को साइड में किया जाए, तो इन्होंने सुल्तान के साथ एक संधि की और सुल्तान को कहा कि हम तेरे को तंग नहीं करेंगे, हमें सिरोही आदि दे दे। तो सुल्तान ने आदि सिरोही किसको दे दी थी? अकबर। और अकबर ने आदि सिरोही लेके किसको दे दी? जगमाल। सुल्तान ने आदि सिरोही अकबर को दे दी, अकबर ने आगे जगमाल को दे दी, पर सुल्तान अभी भी महाराणा प्रताप की सहायता करता है। तो जगमाल ने अकबर को कहा कि ये तो शिकायत की जाके ये तो अभी भी महाराणा प्रताप का साथ देता है, तो क्या किया जाए? तो पूरी सिरोही मेरे को दे दो। तो दे देंगे तेरे को, फिर तो कैसे लेनी पड़ेगी? लड़ाई करके लेनी पड़ेगी। इसलिए अकबर ने सेना भेजी दत्तानी, तो जगमाल पूरी सिरोही लेने के लिए गया था। कौन से युद्ध में? आदि छोड़ पूरी को ध्यावे, आदि मिले न पूरी पावे, है ना, इतना ज्यादा यूं पहले आदि सिरोही मिली हुई थी, लेकिन अपने क्या चाहिए? पूरी। फिर हाथ से पहले बढ़ गई बात। जगमाल का किस्सा तो अलग हो गया पूरा। अब राजा कौन बने? मेवाड़ के प्रताप। अकबर कहता है आपने संघर्ष नहीं करना, सहयोग की नीति। उदय सिंह के साथ उसने सहयोग की नीति अपनाने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह ने कहा लड़ाई कर लेंगे, लेकिन किसी प्रकार का मुगलों से सहयोग ही। तो अकबर को लगा यार उदय सिंह ने तो पूरी जिंदगी संधि की बात नहीं की, क्या पता प्रताप कर ले। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु है, तो महाराणा प्रताप राजा कब बन रहे हैं? 28 फरवरी 1572। जैसे महाराणा प्रताप राजा बने, हाथों हाथ अकबर ने एक बंदा भेज दिया कि जा संधि का प्रस्ताव लेके जा। वो बंदा कौन है? जलाल खान कोरची। और कोरची ने कहा सर एक तो बधाई हो, आप नए नए राजा बने हो, अकबर ने आपके लिए गुलदस्ता भेजा है, लो साहब बुके। प्रताप ने कहा चाय लाओ भाई, जलाल खान कोरची के लिए चाय लेके आओ। और जलाल खान कोरची ने चाय पीते पीते पूछा कि सर वो आपके पिताजी ने तो पूरी जिंदगी हमसे कोई बातचीत समझौता, आपका क्या प्लान है? प्रताप ने कहा वही पिताजी वाला ही प्लान है, मतलब आप भी समझौता नहीं करेंगे? कि हाँ पक्का आगे डन। कोरची गया, कोरची ने जाके अकबर कहा भाई चिट्टो चिट्टो ना है, साफ साफ मना कर दिया एकदम। चिट्टा, चिट्टा क्या होता है? सफेद, व्हाइट, व्हाइट कलर को बोलते हैं चिट्टा। गोरा चिट्टा बोलते हैं, हाँ वो गोरा चिट्टा है, चिट्टा मतलब सफेद। आ गया समझे तुम्हारे? तो गांव में यूं कहते हैं चिट्टो चिट्टो ना दियो, मतलब साफ साफ मना।
कर दिया एकदम। आगे बढ़ने का कोई बात नहीं, वन मोर ट्राई। प्रताप कहाँ के राजा है? राजस्थान। यंग है एकदम, यंग लड़का राजा बना है, तो क्यों ना राजस्थान किसी यंग लड़के को भेजा जाए। अपने राजस्थान में एक रियासत थी आमेर, कौन सी? अकबर के साथ सबसे पहले संधि आमेर वालों ने की, और आमेर के राजा भगवंत दास। कौन राजा है? हमने पढ़ा था, रणथंभौर वाली संधि उन्होंने करवाई। और भगवंत दास जी का बेटा, उनका नाम है मानसिंह। तो अकबर ने मानसिंह को कहा कि मानसिंह आमेर जाके आओ। गए हुए कई दिन हो गए तुम्हें? हाँ साहब। तो आमेर चले जाओ, छुट्टी है तुम्हारी कुछ दिन, और जाते हुए उदयपुर होके जाना, और महाराणा प्रताप से भी पूछ के जाना क्या वो संधि करने के लिए तैयार है। मानसिंह यहाँ आया। मानसिंह आया तो समाचार भेजा कि साहब मुगलों की तरफ से एक दूत मिलने के लिए आया। कौन आया? मानसिंह। कौन मानसिंह? आमेर का राजकुमार। महाराणा प्रताप ने कहा ठीक है, आमेर का राजकुमार बातचीत करने के लिए आया, तो अपने राजकुमार को बातचीत करने के लिए भेज दो। प्रताप के राजकुमार है अमर सिंह। कौन है? मानसिंह इस बात पर बड़ा नाराज हुआ कि यार प्रताप खुद तो बातचीत करने नहीं आया, किसको भेज दिया? अमर सिंह। और वहां मानसिंह ने, तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं आ रहे? और अमर सिंह ने, पापा सर दर्द हो रहा है आज पापा का। मानसिंह को बड़ा गुस्सा है। मानसिंह ने कहा मैं देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को, सर दर्द ठीक कर दूंगा तुम्हारा युद्ध के मैदान में। अमर सिंह और बदमाश, उसने कहा वो अकेले मत आना, अकबर को साथ लेके आना, हम करेंगे तुम दोनों का ठीक सर दर्द। मान सिंह पैर पटकते हुए यहां से गया वापस अकबर के पास, और अकबर जागा अभी के अभी सेना चाहिए हाथों हाथ। जून के महीने में आया था मान सिंह, गर्मियां पड़ रही थी भयंकर, हाथों हाथ सेना दो, मैं अटैक कर दूंगा उन पर। क्यों, क्या बात हुई? क्या कहा प्रताप ने? कि प्रताप आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? तो उसने कहा राजकुमार आया तो राजकुमार बात कर लेगा। तो उनकी तरफ से कोई तो आया होगा, हाँ राजकुमार अमर सिंह आया था। उसने क्या बात की? अरे उसने बात ही नहीं की, बड़ी बदतमीजी से बात की। अरे सेना दे दो, अभी के अभी मैं बता दूंगा उनको। अकबर जानता था कि हाँ यार बात तो सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो। आमेर के राजा कौन थे? भगवंत दास। अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भगवंत दास जी का बैग पैकेज जा रहा हूं मैं, घर वाली ऑनलाइन टिकट बुक कर ली थी अभी अभी। तो तीसरे दूत कौन है? और अकबर ने अपने सैनिकों को, अपने साथियों को कहा मान सिंह जी को साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ, गर्मी पड़ रही है यार, थोड़ा ठंडा करो इनका दिमाग। भगवंत दास जी आए, प्रताप ने मुलाकात की, और प्रताप ने भगवंत दास जी को कहा देखो भगवंत दास जी, आज के 50 साल पहले मेरे दादाजी सांगा अकबर के दादाजी बाबर से लड़े थे, तब आपके दादाजी आमेर के पृथ्वीराज हमारी तरफ से आके लड़े थे, क्योंकि तब मेवाड़ शक्तिशाली रियासत थी, पूरा राजस्थान उनके झंडे के नीचे था। आज मान लिया मेवाड़ उतना शक्तिशाली नहीं है, तो भगवंत जी आप शक्तिशाली हो आजकल, आप अपना झंडा उठाओ, मैं आपके झंडे के नीचे मुगलों के खिलाफ लड़ लूंगा, लेकिन मुगलों के झंडे के नीचे नहीं लड़ूंगा। भगवंत दास जी का नहीं भाई, हमारे तो इस प्रकार की कोई मन में। प्रताप ने कहा फिर पंचायती क्यों करते हो? थोड़े दिन पहले बेटा आ गया, अब आप खुद आ गए, जाओ यहाँ से, रवाना हो जाओ। भगवंत दास जी ने जाके अकबर को आगे भाई वो मानने वाले। अकबर ने फिर भी कहा नहीं, वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने निर्मला सीतारमन को कहा कि आप जाओ, वित्त मंत्री को। किसको कहा? वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल जी आए। टोडरमल जी ने आके प्रताप का, देख प्रताप मैं तो वित्त मंत्री हूँ, मुझे पता है उसके पास भगवान जाने कितने रुपए खजाना भरा पड़ा है, 1000 साल भी लड़ेगा तो उसका खजाना समाप्त होने वाला। तुम छोटी सी रियासत तो रुपए कहां से लाओगे? उससे लड़ोगे, अकबर से लड़ोगे, जिसमें तेरा घाटा उसका तो कुछ नहीं जाता। और प्रताप ने कहा टोडरमल जी वो बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी कर देती है। चाय वाय पी। टोडरमल जी ने फिर कहा टोडरमल जी सुनो, जाके कहना अकबर से कि लड़ाई की तैयारियां कर ले, हम लड़ेंगे। और वो क्या 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 कह रहे थे, आप रुपए कहां से लाएंगे? मेवाड़ के भामाशाह मरे नहीं है, रुपए कहां से लेके आ जाएंगे, आप तो लड़ाई की तैयारियां कीजिए। कुल मिला के 4 आदमी भेजे, चारों के जो प्रस्ताव थे उनको प्रताप ने क्या कर दिया? ये दिखाता है प्रताप स्वाभिमानी है। प्रताप क्या है? ने चारों डिनाई किए, अकबर ने बार बार प्रयास किए, उसने कहा नहीं अपने संघर्ष नहीं करना, अपने तो क्या नीति है? सहयोग करना। ये कोई सहयोग नहीं, तुम तुम्हारे घर में रहो, हम हमारे घर के अंदर है, आपस में कोई पंचायती नहीं। जब संधि के सारे प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाएंगे फिर क्या होगा? युद्ध होगा। इस बार वही युद्ध हुआ जिसको आप तीसरी क्लास से पढ़ते आए थे, हल्दी घाटी। हाकिम खान सूर है, अफगानों की सेना लगी, उन्होंने कहा मैं सबसे आगे लड़ूंगा, इन मुगलों ने हमारा राज्य समाप्त किया। तो कृष्णदास चुंडावत के सागे गए, हरावल में एक और कोई बंदे लड़ रहे थे, तो वो कौन थे? बड़े बहादुर आदमी, रामसा तोमर, बड़े बुजुर्ग आदमी थे। रामसा तोमर इस युद्ध में काम आए थे, इनके 3 बेटे काम आए थे, शालीवाहन सिंह, प्रताप सिंह और भवानी सिंह। रामसा तोमर के बेटे की शादी हो रखी थी महाराणा प्रताप की बहन के साथ, तो रिश्तेदार भी लगते थे। और तोमरों के पास ग्वालियर था पर मुगलों ने छीन लिया था, तो मुगलों से दुश्मनी भी थी, तो उनको लगा रिश्तेदारों का भी साथ दे देंगे, दुश्मनी का बदला लेने का मौका मिलेगा। और ये डिसीजन कि अपने हल्दी घाटी में लड़ेंगे, ये भी रामसा तोमर का ही है। हल्दी घाटी दर्रा है, एक पहाड़ियां हैं दो तरफ, एक तरफ है खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? एक तरफ है गोगुंदा की पहाड़ियां, उनके बीच का जो दर्रा, दर्रा समझ गए पास, उनके बीच का जो दर्रा, उस दर्रे का नाम क्या है? हल्दी घाटी। क्या नाम है? मुगलों की सेना ज्यादा थी, इनकी सेना कम थी,
मुगलों का लगभग 1.5 गुना। ये 3-1 हजार के आसपास फौजी थे, मुगल 5,000। मेवाड़ वालों के पास कितने थे? 3,000। कितने सैनिक थे? 3। मुगल कितने? डबल हो गए, लगभग डबल थे। तो इनका ये था कि नहीं यार, मुगलों को दर्रे में आने दो और दर्रे के अंदर लड़ेंगे, क्योंकि दर्रे में पूरी सेना एक साथ नहीं आ सकती, सेना थोड़ी थोड़ी आएगी और थोड़ी थोड़ी आएगी तब मारेंगे। तो कहा ठीक है। तो ये राम साथ तोमर का प्लान था कि अपने इधर बैठ के लड़ लेते हैं, यहाँ पे बैठ के लड़ते हैं। मानसिंह पहला यही युद्ध है जिसमें सेनापति बनाया गया। इससे पहले मानसिंह किसी भी युद्ध के अंदर सेनापति नहीं। अब भाई जैसे ही शुरुआत के अंदर लड़ाई शुरू हुई, मेवाड़ वालों का प्लान ये था कि मुगलों की सेना इधर से घुसेगी अंदर इस दर्रे के अंदर, एक तरफ से इधर खमनोर की पहाड़ियां, एक तरफ से इधर गोगुंदा, यहाँ से वो नदी निकल रही है आपकी बनास। तो इनका प्लान ये था कि इधर से सेना घुसेगी, अपने यहाँ खड़े और यहाँ इनको मारेंगे। और शुरुआत में जैसे मुगलों की सेना घुसी, मेवाड़ वालों का हमला इतना भयंकर था कि मुगल वापस भागे। उनका एक इतिहासकार है अब्दुल कादिर बदायूनी, क्या नाम है? आपने टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा, कौन जगह है? टोडा। टोडा का रहने वाला था, अकबर के दरबार का राइटर था एक बदायूनी। वो इस युद्ध के अंदर खुद आया हुआ था लड़ने के लिए। वो कहता है कि शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि हमारी सेना बनास के पास पास में 10 मील भागी है, खूब दूर तक, 5-1 कोस तक पीछे भागते भागते हम वापस गए। तो बदायूनी कहता है मेरे तो ये नहीं समझ में, मैं पीछे खड़ा था। तो बदायूनी कहता है जब हमारी सेना भागने लगी तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा था कि तीर कहां चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना, मैं पीछे खड़ा हूं, हमारी सेना वापस मेरी तरफ ही आ रही है और उनके पीछे मेवाड़ वाले आ रहे हैं। अब मेरे को मेवाड़ वालों को मारना है, पर मेवाड़ वाले आ रहे हैं, उधर से हमारे वाले भी आ रहे हैं। तो मैंने मेरे पास में जो सेनापति खड़ा था असफ खान, उससे पूछा तीर कहां चलाना है। असफ खान ने कहा आंखें बंद करके चला, हिंदू मरेंगे दोनों साइड से, क्योंकि आगे आगे सेना थी वो मानसिंह वाली थी। तो वो जो वापस लौट रहे हैं वो भी मानसिंह के साथ वाले सैनिक, उनमें भी ज्यादातर कौन थे? हिंदू। पीछा करते हुए कौन आ रहे हैं? मेवाड़ वाले, उनमें भी ज्यादातर कौन थे? हिंदू। तो अब बदायूं नहीं कहता आपने तो भाई साहब आंखें बंद करके तीर चलाने शुरू किए, पर थोड़े चलाए इतने में हमें भी भागना ही पड़ा। तो इनकी सेना खूब भागी, ये सेना भागी तो मेवाड़ वाले इस सेना का पीछा करते हुए आगे। ऐसे पीछा करते हुए आएंगे तो आप घाटी क्रॉस कर जाओगे। तो घाटी क्रॉस करते हैं, यहाँ मैदान है। अब युद्ध मैदान में हुआ, इस मैदान का नाम है बादशाह बाग। पहले घाटी में लड़ाई चल रही है, हल्दी घाटी के अंदर, बाहर निकलते मैदान है, मैदान का नाम क्या है? बादशाह बाग। उस बादशाह बाग में अच्छा, जब इनकी सेना भाग रही थी ना, तब इनके एक फौजी थे, उनका नाम था मिहत्तर खां, मुगलों के एक फौजी है। क्या नाम है? उसको बेचारे को बड़ा बुरा लगा कि अरे यार अपनी सेना तो बुरी तरीके से भाग रही है। तो मिहत्तर खां ने पीछे खड़ा था, उसने हल्ला मचाना शुरू किया, अरे भागो मत, अकबर आ रहा है, भागो मत, अकबर आ रहा है। तो जैसे लोगों ने ये सुना, लोग थोड़े खड़े हुए, कारण यदि अकबर आ रहा है पीछे से तो अकेला तो आएगा नहीं, सेना लेके आएगा। तो एक तो पीछे से कवर मिल रहा है अपने को, दूसरा डर भी तो लगता है, अकबर आया पता चला भाग गए, मालिक आगे भाई साहब वो करेगा। तो सेना थोड़ी लड़ने लगी। तो कोई पूछेगा कि किसने मुगलों की भागती हुई सेना को रोकने का प्रयास किया था? तो अकबर आने की झूठी सूचना दी थी, अकबर आया नहीं था। अब जैसे मैदान में लड़ाई होने लगी ना, तो महाराणा प्रताप इधर अपने घोड़े पर बैठ के लड़ रहे हैं, सामने मान सिंह अपने हाथी पे बैठ के लड़ रहा है। मान सिंह के पास जो हाथी है उसका नाम है मर्दाना। क्या नाम है? इधर प्रताप के घोड़े का नाम आप सब जानते हो। प्रताप को, जैसे प्रताप ने मान सिंह को देखा तो प्रताप को बड़ा गुस्सा है, और प्रताप को लगा कि अरे यार ये ठीक है, मतलब कभी पिताजी समझाने के लिए आते हैं, कभी बेटा समझाने के लिए आता है, कभी बेटा सेनापति हो गया जाता है। मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है, अकबर आए, असफ खान आए, बदायूनी आए, मिहत्तर खान आए, समझ में आता है कि मानसिंह क्या मांग रहा है। तो प्रताप गुस्सा है तो प्रताप ने अपना चेतक उधर हाथी की तरफ, मानसिंह को सलटाते हैं। तो जैसे उधर हाथी की तरफ लेके गए, उस मर्दाना की तरफ लेके गए। अब मानसिंह उनका मुख्य सेनापति अकेला नहीं खड़ा रहेगा, उसकी कवर होगा, चारों तरफ उसके सैनिक खड़े रहेंगे। बस सेना को काटते पीटते एकदम पास तक ही चले गए। तो मानसिंह ठीक आगे, मानसिंह का जो निजी अंगरक्षक, पर्सनल बॉडीगार्ड जो होता है, एक सबसे आगे ये खड़ा रहेगा, पहले ये बचाएगा आपको, उसका नाम था बहलोल खान। क्या नाम था? बहलोल खान भाई साहब डाकी टाइप का आदमी। आप देख लो कि मेरे जो यहां से उसके यहां से थे, उस टाइप का आदमी था। और बहलोल खान आगे आगे खड़ा है एकदम, घोड़ा लेके, अपने तलवार उलवार लेके एकदम खड़ा हुआ है। मतलब जब तक आप बहलोल खान को नहीं मार दोगे तब तक मानसिंह तक पहुंचा अजय प्रताप। उधर चेतक पे अपना उधर से घोड़ा लेते हुए आ रहे हैं, उन्हें एक हाथ में चेतक की लगाम पकड़ी हुई, लगाम समझ गए, वो रस्सी, दूसरे हाथ में उनके तलवार है। चलते घोड़े पे बहलोल खान के तलवार मारी, बहलोल खान को बीच में से काटा है, पूरा का पूरा बहलोल खान यूं चीर दिया गया था। किसी कवि ने कहा कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो तो भुज न थे पातल ने कर एक। महाभारत में कैरेक्टर है जरासंध, भीम मारता उसको, तो भीम जब मारता है उसकी दोनों टांगे पकड़ के चीर देता है, बीचों बीच में से चीरता है। या तो जरासंध को बीच में से चीर दिया था या बहलोल को बीच में से चीर दिया था। जरासंध को चीरा था भीम ने और बहलोल को चीरा था प्रताप ने, पर अंतर है, जब जरासंध को भीम ने चीरा था तब भीम ने दोनों हाथ लगाए थे, प्रताप का तो हाथ ही एक लगा। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने दोनों भुजाओं का प्रयोग किया था, पातल ने कर एक, लेकिन पातल यानी प्रताप ने कितने हाथों का प्रयोग किया। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, बहलोल को मारने के बाद जैसे मर्दाना के पास गए,
वो हाथी ऊपर होता है, घोड़ा नीचे होता है, तो आप लड़ोगे कैसे? कहते चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उठाए और हाथी की सूंड भी टिका दी। अब आप ऊंचे हो जाओगे। तो प्रताप के पास भला था, कहते हैं उन्होंने मान सिंह पर भला मारा, और मान सिंह समझदार सेनापति है, हाथी में बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? मान सिंह उस होदे में नीचे होता है, भला ऊपर से निकल जाता है। प्रताप को ये लगा भाई चलते युद्ध में आप यूं भला मारते हो, लगा भाई ठीक है भला अपना सटीक लगेगा, मान सिंह बच जाता है। जैसे चेतक अपने पैर नीचे उतारने लगा, तो मान सिंह पहले से अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा के लाया था। तो जब चेतक अगले पैर उतार रहा था अपने वापस, उसके पैर कट गए, खुर खुर कट गए। खुर समझते हो? नाखून जो आगे, मैं कहता हूं अपना यदि नाखून काटते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए साइड से, कहीं से आगे पीछे से कहीं से, 3 दिन तक जब रोटी खाते हैं तो ऐसे खाते हैं, वो अंगुली टच नहीं होने देते। और सर्दियों का टाइम हो, रजाई में भी कहीं यूं लग जाए, बड़ा अजीब सा लगता है ना। 2-3 दिन तक वो हाथ, जबकि अपने खुद के हाथ से कटा हुआ है, थोड़ा सा साइड से कटा है, पर फिर भी बड़ा अजीब होता है। तो बेचारे घोड़े के तो अगले दोनों खुर ही गए। अब चेतक से चला नहीं जाए, कैसे चले? सिंपल सी बात है, आपका नाखून अभी को निकाल दे, पकड़ के खींच ले कोई, भाई साहब बारे तौबा करो, आप इतने मरमुरा जाए अपने तो वो चला नहीं जाए। प्रताप को लगा कि यार घोड़ा इतनी देर तो बड़ा सही ढंग से काम कर रहा था, अचानक घोड़े की क्या हुआ? देखा तो उसके दोनों वो काम ही करने बंद हो रखे थे, खुर थे ही नहीं। तो प्रताप अपने घोड़े को जैसे तैसे करके बाहर निकालते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि राजा किसी भी कारण से बाहर जाए तो युद्ध को लीड कोई ना कोई झाला करेगा, सादड़ी का झाला। कहां का? पिछली बार जो सादड़ी का झाला था वो था झाला अज्जा। कौन था? इस बार था झाला बिद्दा, या उसी का नाम कई जगह अपने को मिलता है झाला मान। तो जब प्रताप युद्ध भूमि से चेतक को लेके बाहर निकलते हैं, बाहर जाते ही चेतक की मृत्यु हो जाती है। चेतक की छतरी जहां पर बनी उस जगह का नाम है बलीचा। मुगलों को भयंकर नुकसान हो रहा था। मान सिंह समझदार है, मान सिंह को समझ में आ गया कि मरेंगे, जिसमें डाउट नहीं है। उसने अपनी सेना पीछे डाली, वापस निकलते हैं यहाँ से, गोकुंदा चले गए। वो कहाँ चले गए वापस? गोकुंदा। कहते हैं मुगलों की सेना गोकुंदा चली गई, तो भी मुगलों को डर, युद्ध में तो बच के आ गए, रात को मारेंगे आजमेवाड़ी। इसलिए कहते हैं मुगल पूरी रात जागते रहे थे। और मान सिंह ने चारों तरफ चार दीवारी करवाई कि अचानक कोई हमला नहीं कर जाए, मसाले जला जला के रखी पूरी रात। फिर वहां से धीरे 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 अजमेर की तरफ आते हैं वापस। तो जब वो वापस गोकुंदा से अजमेर की तरफ निकलते हैं, तो बदायूं नहीं लिखता है कि हमारा आना दुबर कर दिया था। जून का महीना था, गर्मी पड़ रही थी, एक तो गांव वाले पानी भी नहीं पिलाते थे, दूसरा भीलों के गांव थे बीच में, पता नहीं कहां से हमारा अनाज आ रहा होता, लूटपाट करके भाग जाते। तो न हमारे पास अनाज पहुंच रहा, न हमारे पास पानी पहुंच रहा। जैसे तैसे करके वापस आए, अकबर के पास गए। अकबर ने जाते मान सिंह आसफ खान से पूछा कि वो पकड़ लाए प्रताप को? सॉरी सर। तो मार दिया क्या? सॉरी सर। तो संधि कर ली उसने? सॉरी सर। तो युद्ध हरा दिया? कि सॉरी सर। तो अकबर ने कहा तो क्या सोच के आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा? आज के बाद दोनों मान सिंह और आसफ खान मेरे को दरबार में दिख गए, मैं टांगे तोड़ दूंगा, इधर आसपास भी दिखने नहीं चाहिए। तो उसने मान सिंह आसफ खान दोनों को दरबार से बाहर निकाल दिया था। और अकबर को बड़ा गुस्सा है, उसने कहा यार तुम हार के कैसे आ सकते हो, मुगल सेनापति हो तुम। मान सिंह ने कहा अरे सुनो सही, कोई नहीं सुनना, मैं जाता हूं, मैं पकड़ के दिखाता हूं तुम्हें कैसे पकड़ के लाते हैं। जून के अंदर मान सिंह और आसफ खान हार के गए, अक्टूबर में अकबर खुद आ गया। इसका मतलब बादशाह की मिर्ची भयंकर ही लगी है। उसका ईगो हर्ट हुआ कि अरे यार अपनी सेना की हार के आ गई, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद उनको पकड़ के लेके आऊंगा। प्रताप ने वापस प्लानिंग करके तैयार बैठे हैं पहाड़ों के अंदर कि तू आ ले, पहाड़ों में आ। अकबर पहले उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां कब्जा करता है? उदयपुर खाली पड़ा था, उदयपुर पे कब्जा करता है। उदयपुर पे कब्जा करके उदयपुर का नाम बदलता है, नाम बदल करता है मुहम्मदाबाद। अब यहाँ बैठ के अकबर अपनी सेना भेजे, जाओ प्रताप को पकड़ के लाओ। सेना बेचारी जाए पहाड़ों में लूट पिट के वापस आ जाए, या तो भीली लूट ले, या मेवाड़ वालों को कहीं से पता चले वो अटैक करके मार मुड़ दे, थोड़े बहुत बच्चे बेचारे भाग के आए। डेली असफल असफल असफल। अकबर ने एक दिन पूछा, रे क्या है ऐसा, तुम मुगल हो, तुम क्यों नहीं पकड़ पा रहे प्रताप को? उन्होंने कहा साहब मुगल है, गूगल थोड़ी है, हमें रास्ते थोड़ी पता है यार, पहाड़ है, अगला लोकल बंदा है वो जानता है रास्ते कौन से नहीं। हम किसी रास्ते से जाते हैं वो पहले से तैयार मिलते हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, पूरी सेना जा नहीं सकती। फाइनली अकबर के समझ में आया कि गलती कर गए। अकबर चुपचाप यहां से चला जाता, अपने 2 बंदों को उदयपुर में छोड़ के, तुम संभालो इसको। एक तो मान सिंह के अंकल थे, मान सिंह के अंकल का नाम है जगन्नाथ कछवाहा, एक बंदा था उसका नाम है फखरुद्दीन। जैसे अकबर पहुंचा, मान सिंह और आसफ खान सामने मिल गए। उनका वो पीछे जो ला रहे वो प्रताप है क्या, पकड़ लाए क्या? अकबर ने कहा कल से दोनों दरबार में आ जाना चुपचाप। तो क्या हमने यार पहले ही कहा था पार नहीं पड़ रही वहां पे, तू ही कह रहा था शक्तिमान हो रहा था, खुद जाऊंगा और पकड़ के लाऊंगा। अब क्या किया जाए? इस बार फिर सेनापति चेंज किया इन्होंने, एक नया सेनापति भेजा, शाहबाज खान। किसको भेजा? और शाहबाज खान को कहा कि शाहबाज खान तुम जाओ और प्रताप को पकड़ के लाओ, और यदि प्रताप को पकड़ नहीं पाओ तो मुझे मुंह मत दिखाना कभी। शाहबाज खान ने कहा पक्का सर, पकड़ के लाऊंगा।
और शाहबाज खान ने पता लगाया साहब प्रताप है कहाँ पे, पता चला प्रताप कुंभलगढ़ के किले में। कहां पर है? और शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 अटैक किए, 77, 78 और 70। फिर वो चुपचाप पंजाब चला गया, मुंह नहीं दिखाना था ना। अकबर को लगा यार सेनापति चेंज करते हैं। अकबर ने वापस एक सेनापति चेंज किए। वो सेनापति आगे एक जगह पर बैठ गए, उस जगह का नाम है शेरपुर। वहीं उदयपुर में एक जगह है। इस बार जो सेनापति आए थे ना, उनके आपने दोहे पढ़े हैं, रहीमन धागा प्रेमकार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। अब्दुल रहीम को भेजा कि रहीम जी जाओ और जाके प्रताप को पकड़ के लाओ। रहीम जी प्रेम के दोहे बोलने वाले आदमी। रहीम जी ने कहा यार क्यों फालतू में लड़ाई दंगे में क्या पड़ा है। और रहीम जी आगे चुपचाप बैठ गए शेरपुर, लड़ाई की नहीं। वहां उदयपुर में लोकेशन लेके बैठे, दिन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार करके लाते हैं, शाम को खा पी के सो जाते हैं। और 7-8 दिन में अकबर के पास लेटर लिख के भेज देते हैं कि प्रताप को पकड़ने के लिए सेना गई थी, बाल बाल बच गया, अगली बार पकड़ लेंगे। अकबर कहता वेल ट्राई कीप इट अप, वेल प्लेड ब्रो, खेलते रहो ऐसे कैसे। क्योंकि अकबर ये तो कह नहीं सकता ना भाई क्यों नहीं पकड़ पाए। अकबर ये कह दे क्यों नहीं पकड़ पाए तो रहीम जी वापस लेटर लिख दे, भाई मान सिंह, आसफ खान, तुम और शाहबाज खान चारों मिलकर बता दो, जैसे तुमने पकड़ा था वैसे हम पकड़ लेंगे। तो अकबर बेचारा ये कहता रहा कि वेरी गुड, सही चल रहा है एकदम, लगे रहो तुम तो। एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे हैं अमर सिंह, क्या नाम है, वो कोई उधर से निकल रहा जिधर मुगलों के कैंप, और देखा कि मुगलों के कैंप तो सुनने पड़े, मुगलों के कैंप में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ताकि आवाज लगाए भाई रहीम जी कहां पर है। अंदर से महिलाओं की आवाज है कि रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हैं। तो कोई पुरुष हो तो बाहर भेजो, हमें बातचीत करनी है। देखा कोई पुरुष नहीं, सारे के सारे शिकार के लिए बाहर चले गए। अमर सिंह ने कहा सच्ची, तुम सारी बाहर आ जाओ, गिरफ्तार कर लाया सारी महिलाओं का, फॉलो में। आगे महाराणा प्रताप ने देखा कि अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे महिलाएं आ रही है, रोती हुई बेचारी डाकी कहां लेके जा रहा है। और वो अगर चुपचाप लाइन में एक सिंगल लाइन में। प्रताप ने पूछा रे कौन है, कहा वो मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से। अरे बताओ तुम कौन है ये महिलाएं। क्यों रहीम जी है ना कि हाँ तू शिकार करने के लिए गए हुए थे तो मैं कर लाया आज। और प्रताप को पता चला, प्रताप ने कहा नहीं बेटा ये तरीका गलत है, युद्ध सैनिकों से होता है, महिलाओं और बच्चों से नहीं, है ना। उन महिलाओं को सबका डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाय पानी लाओ भाई इनके लिए, तुम मेरी बहन के समान हो, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, जैसा तुम्हारा वह घर है वैसा ये घर है, आराम से खाना पीना करो, अभी थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। इसी राजा का नैतिक चरित्र है। युद्ध के माहौल में दुश्मन की महिलाओं और बच्चों को भी उतनी सुरक्षा प्रदान करवानी, ये प्रताप का चरित्र है। इसलिए प्रताप आज दिन तक जाने जाते हैं। आप कई बार इसलिए नहीं जाने जाते कि आपने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, आप कई बार इसलिए नहीं जाने जाते कि आपने बहुत बड़े बड़े युद्धों में जीत हासिल की, आप कई बार इसलिए जाने जाते हो कि आपने लोगों को टच किया है। वो जो हृदय के स्पंदन है उनको आपने स्पंदित किया है कहीं ना कहीं। कहते हैं जब इन महिलाओं को वापस भेजा गया, प्रताप ने रेम जी के पास भेजा लेटर की, सॉरी इस बार हुआ आइंदा से नहीं होगा, युद्ध लड़ेंगे आराम से लड़ेंगे, जीत हार चलती रहती है, तुम जीतो हम जीते, तुम मरो हम मरे, वो सब देखेंगे, महिलाओं और बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया। तो रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए। रहीम जी ने कहा था मैं नहीं जानता प्रताप की मुगलिया सल्तनत भारत में कितने वर्षों तक रहेगी, मैं नहीं जानता इस अकबर का राज्य भारत में कितने वर्षों तक रहेगा, मैं इस बात को समझता हूँ प्रताप की जब तक सूरज और चांद रहोगे तुम इस धरती पर याद की जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करके जाए ना, इससे बड़े आपकी कोई तारीफ नहीं होती। अकबर को पता चला, अकबर ने कहा रहीम जी वापस आ जाओ, लुगाइयां संभल नहीं रही, प्रताप को पकड़ के लाओ क्या आप। और अकबर ने इस बार फिर सेनापति चेंज किया। इस बार एक सेनापति भेजा, उसका नाम था सुल्तान खान। क्या नाम था, और डाकी टाइप का आदमी, अकबर का अंकल लगता था। सुल्तान खान है यार। सुल्तान खान ने आगे पूछा कि अरे क्या चक्कर क्या है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे। या पहाड़ों के अंदर बैठे हैं, हम पहाड़ों के रास्ते जानते नहीं, हम जाते हैं तो उनके अंदर ये मारते हैं हमें। तो यार ये पहाड़ों में बैठे तो इनका खाना पीना, हथियार, धन दौलत, जरा पहाड़ों में रास्ते हैं, रास्तों से मंगवा लेते हैं अपने। उसने कहा रास्ते बताओ कौन कौन से। बताया कि साहब एक उदयपुर की तरफ से रास्ता आता है देबारी का, एक डूंगरपुर की तरफ से रास्ता आता है देवल का, एक पाली की तरफ से रास्ता आता है देसुरी, और एक राजसमंद की तरफ से रास्ता आता है दिवेर। इनके पहाड़ों में चारों तरफ से नाड़ है। नाड़ नाड़ मतलब है ना रास्ते, देबारी की नाड़, देसुरी की नाड़, दिवेर की नाड़, नाड़ बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, उनके अंदर से सप्लाई आती है इनकी। उदयपुर की तरफ से देबारी, डूंगरपुर की तरफ से देवल, पाली की तरफ से देसुरी और राजसमंद की तरफ से, उसने कहा रास्ते ब्लॉक कर दो, चारों रास्तों पे सेना लगा दो, इनकी सप्लाई कट हो जानी चाहिए। कितने दिन तक अंदर बैठेंगे।
एक दिन बाहर आना ही पड़ेगा भाई साहब। अपने बैठे हैं आराम से, अपने कौन सा अभी हाथों हाथ पकड़ना है, लंबा चलते हैं, लंबा खेलते हैं इस बार। और का सबसे महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है? का दिवेर। क्यों दिवेर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिवेर अजमेर की तरफ से आता है। तो मुगलों की सप्लाई भी तो आएगी। मुगलों की फौज जब मेवाड़ में बैठी तो उनको भी तो सप्लाई मिलनी चाहिए ना कहीं से। तो उनकी सप्लाई कहां से आएगी? अजमेर। अब अजमेर से दिवेर वाले रास्ते से आती, यहां पर मेवाड़ वाले बीच में मुगलों की सप्लाई लूट लिया करते हैं। मिलेगा, इनकी सप्लाई तो आराम से पहुंचती है, अपनी सप्लाई को ये बीच में लूट लेते हैं। तो उसने कहा दिवेर में खुद बैठा हूं ताकि अपनी सप्लाई किसी प्रकार से रुके नहीं और इनकी चारों तरफ से सप्लाई रोक दी जाए। उसने 4 जगह अपने मिलिट्री कैंप लगाए। मुगलों की स्ट्रेटेजी काम आई, चारों तरफ से प्रताप की सप्लाई कट। वास्तव में मेवाड़ वालों की हालत खराब, मेवाड़ वाले अंदर बैठे हैं, सप्लाई नहीं मिल रही कहीं से, जितना स्टॉक है उससे अपना काम चला रहे हैं। और बस यही है कि कहीं से यदि थोड़ा बहुत ही कोई मुगलों का सेना हटे तो वहां से सप्लाई अंदर मंगवाएं, लेकिन सेना हटने का नाम है। बीच में दशहरा आता है, दशहरा दशहरा होता है अपना। दशहरे पे अभी भी हथियारों की पूजा करते हैं। राजाओं के टाइम का सबसे बड़ा त्योहार ही दशहरा था, क्योंकि राजाओं की तो पूरी जिंदगी हथियारों पर टिकी हुई थी, तो हथियारों की पूजा करते। तभी ये राजस्थान में पॉपुलर हो गया था कि अपने यहाँ राजाओं का राज रहा था। तो हथियारों में एक नियम है कि यदि आप हथियार की पूजा करते हो, जैसे तलवार है, तलवार को म्यान से बाहर निकाली, अब उसकी पूजा की। अब तलवार म्यान में तभी डाली जाए जब उसमें खून लगे, बिना खून लगे अंदर जाने ही नहीं चाहिए। मतलब आप भी आज भी गांव के अंदर जब तलवार की पूजा करते हैं तो अंदर डालने से पहले उसमें खून लगाते हैं। अब किसका खून लगाया था? खुद का निकाल लेते हैं, अंगूठाइयों करके थोड़ा सा लगाया जाए पर उसमें खून लगाया जाता है। पहले यह था खुद का क्यों लगाए, दुश्मन का लगाए, मारेंगे किसी की जाके तलवार है। इसलिए दशहरे पे पक्के युद्ध होते थे, दशहरे के बड़े युद्ध होते ही थे दशहरे पे। कोई छोटा मोटा ही करके आते, राजा महाराजा करके आते कोई। अब इस बार बात आई कि साहब दशहरा आ गया, हथियारों की पूजा हुई, अब काम लेते हैं हथियार काम से। तो युद्ध किया जाए, तो हाँ साहब मुगलों के खिलाफ युद्ध किया जाए, तो कहाँ पे हमला करें? तो सबने कहा भाई, किसी ने कहा देबारी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देसूरी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देवल पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मुगलों की सेना थोड़ी कम थी। दिवेर का कोई नहीं करा क्योंकि दिवेर में सेना ज्यादा, दिवेर में सुल्तान खान खुद बैठा है। तो महाराणा प्रताप ने कहा भाई दिवेर पे क्यों नहीं? तो दिवेर पे एक तो मुगलों की सेना ज्यादा है, एक वहां पे सुल्तान खान खुद है, तो वहां पे रिस्क है। महाराणा प्रताप ने कहा रिस्क है तो जहां मुगलों की सेना ज्यादा है वहां मुगलों में कॉन्फिडेंस भी तो ज्यादा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक चीज होती है। जब तुम ये मान रहे हो कि अपने को हमला देबारी पे, देसुरी पे, देवल पे करना चाहिए, तो मुगलों के भी दिमाग में होगा कि यदि हम हमला करेंगे तो देबारी पे, देसुरी पे, देवल पे करेंगे। जब तुम ये मान रहे हो कि अपने को दिवेर पर नहीं करना चाहिए, तो मुगलों के भी दिमाग में होगा कि वो लोग दिवेर पर करेंगे, इसलिए दिवेर पे करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है वो, पूरी मुगलों की फौज ही मार दी थी, जाने नहीं दिया था एक कोई, सबके सब मार दिए गए थे। महाराणा प्रताप वाला बेटा जो अमर सिंह है वो सुल्तान खान के भला मारता है तो आर पार निकाल देता है सुल्तान खान। अब ऐसा सुल्तान खान को मारा, उसके बाद या तो मुगल कोई भाग गए या मार दिए गए, अब कोई सेनापति आने के लिए तैयार नहीं। अब अकबर किसी सेनापति को कहे जाओ प्रताप को पकड़ लो, उनका तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तू चाहता क्या भाई? अब तक गए उनमें से किसी की पार पड़ी नहीं। सुल्तान खान जैसा आदमी भेजा यार, उसको यूं लटकाया उन्होंने भाले पर, तो कोई नहीं जा रहा। अकबर ने कहा यार कोई नहीं जा रहा, फिर फाइनली कोई राजस्थान वाला तैयार हो ही जाता। मान सिंह वाले अंकर थे, जगन्नाथ कछवाहा कौन है उनका, मैं एक ट्राई करके देखूंगा, आप कर लो। तो 1585 में जगन्नाथ कछवाहा हमला करता है। ये मुगलों की तरफ से प्रताप पर अंतिम हमला है। इसके बाद में अकबर ने कोई भी हमला नहीं किया। प्रताप को बड़ा बुरा लगा कि यार तुम आमेर वाले मानोगे नहीं, कभी मान सिंह आता है, कभी पापा भगवंदास आते हैं, कभी अंकल आ जाते हैं। इस बार प्रताप ने आमेर पर अटैक कर दिया। तुम मुगलों का साथ देती हो, मैं तुम्हारे इधर ही करता हूँ। और इन आमेर वालों से एक जगह छीनी थी, मालपुरा, ये टोंक में मालपुरा, यहाँ तक इन जयपुर वालों की बाउंड्री लगती थी, ये छीन लिया था इनसे। तो अब आमेर वाले आने बंद हो गए। उन्होंने कहा भाई रे ये मालपुरा तो आ गया, अगली बार आमेर ही आ जाएगा। मुगलों ने कहा एक बार और जाओ, उनका ना तू ही चला जा। अब जब मुगलों की तरफ से अटैक होने बंद हुए तो अब प्रताप ने कहा अब अपने पहाड़ों में नहीं भाई, बाहर चलते हैं, बाहर जाके खेती शुरू करते हैं, बाहर चल के व्यापार शुरू करते हैं वापस, और अपनी एक राजधानी बनाते हैं, नई राजधानी बनाते हैं चावंड। कौन सी बनाते हैं? चावंड को राजधानी, उदयपुर में एक जगह पड़ती है चावंड। और यहाँ बैठ के उन्होंने मुगलों के जहां जहां कब्जे थे ना, वो कब्जे छुड़वाने शुरू किए। कि मान लो उदयपुर पे उनका कब्जा हो रखा है, कुंभलगढ़ के आसपास कहीं उनका कब्जा हो रखा है, वो सारे कब्जे छुड़वाए। फाइनली उनके पास 2 किले नहीं आ पाए थे, एक तो चित्तौड़ वो उनके पास नहीं आ पाया था, एक मांडलगढ़। 2 जगह को छोड़ के मुगलों के जहां भी कब्जे थे वो सारे के सारे छुड़वा लिए गए। फिर वही चावंड में 19 जनवरी 1597 को, कब की बात है, प्रताप की डेथ हो जाती है। वहीं पास में एक जगह बांडोली, वहां पर प्रताप की छतरी है, 8 खंबे हैं छतरी में। कितने खंबे हैं? 8। प्रताप की डेथ कब हुई? 97। अंतिम आक्रमण कब हुआ? 85। कब हुआ है? कितने साल तक अटैक नहीं हुए? इन 12 साल में अकबर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, कश्मीर पर अटैक किया, पंजाब पर अटैक किए,
बंगाल, बिहार, उड़ीसा और साउथ इंडिया पर अटैक किया है। तो ऐसा क्या है कि नाक के ठीक नीचे मेवाड़ पर आप अटैक नहीं कर रहे, आप सब जगह अटैक कर रहे? क्योंकि अकबर बेहद समझदार है, उसके समझ में आ गया था कि आरएस में पार नहीं पड़ेगी, पटवारी ग्राम सेवक देने पड़ेंगे। उसने बाकी सब जगह अटैक किए हैं, लेकिन मेवाड़ पर कोई अटैक ही। अच्छा, कोई कह सकता है कि सर उसका ध्यान और कहीं था इसलिए अटैक नहीं किया। उसने प्रताप के मरते ही अटैक कर दिया है। प्रताप की जैसे मृत्यु होती है, अगले राजा कौन बनते हैं? अमर सिंह। अकबर ने वापस फौज भेज दी है, पर अमर सिंह इस मामले में प्रताप से बढ़ गया था। उसने 1605 तक फिर अकबर को हराया। फाइनली 1605 में अकबर खुद मरता है ये सपना लेके कि मेवाड़ उसका हो जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका हुआ। मैंने बताया था कि मेवाड़ वालों के सबसे बड़े सहयोगी हुआ करते थे आपके बूंदी वाले। कौन थे? तो उसने 1569 में बूंदी पे अटैक किया था। आप याद करो, बूंदी का राजा सुरजन रणथंभौर के किले में बैठा है, किस साल की बात है? अब आप तीनों है ना, 1568 के अंदर चित्तौड़गढ़ मिलता है उसको, और 1569 में उसको क्या मिल जाता है? रणथंभौर। क्या मिल जाता है? तो दो बड़े किले उसके एक साथ हाथ में आ गए थे, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। दोनों मेवाड़ वालों के थे। चित्तौड़ उसने मेवाड़ वालों से सीधा ले लिया, और रणथंभौर मेवाड़ वालों ने बूंदी वालों को दे रखा था, उसने बूंदी वालों से ले लिया, बूंदी वालों से संधि कर ली, उधर से ले लिया था। तो ये उनके अकबर की ये खूब स्ट्रेटजी रही कि मेवाड़ वालों के जो जो सहयोगी है ना, उनको साइड में कर दिया जाए, और सहयोगियों को साइड में करके और बाद में इनको लिया जाए। इसलिए सुल्तान को भी राजी रखने का प्रयास करता है, और सुल्तान फिर इनका साथ देता है। बूंदी वालों को राजी करने की कोशिश करता है, पर बूंदी वाला राजा कर गया तो बूंदी का एक राजकुमार फिर इनके साथ चला गया था। तो कहीं ना कहीं प्रताप ने गठबंधन खूब बना लिए थे आसपास में, इसलिए मुगलों की पारी नहीं पड़ी। अकबर ने जब कब्जा किया था ना उदयपुर पे 76 में, तो उसको पता चला कि डूंगरपुर बांसवाड़ा साथ देते हैं। प्रताप का साथ कौन देते हैं? तो वो यहां से उदयपुर में जगन्नाथ कछवा फखरुद्दीन लिखवाया अभी, उनको दोनों को छोड़ के खुद डूंगरपुर बांसवाड़ा जाता है। जैसे ही वहां पे अकबर पहुंचा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों ने संधि कर ली कि हम लड़ाई नहीं करने, ला भाई संधि। और उसने कहा आज के बाद तुम महाराणा प्रताप का साथ नहीं दोगे? हाँ पक्का नहीं देंगे। अकबर यहां से दिल्ली जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों का मजाक कर रहे थे, प्रैंक था, हाथ हिला दो कैमरे की तरफ देख के एक बार, और वापस साथ दिया करते थे। तो इन्होंने बड़ी शानदार प्लानिंग से काम लिया था, और पूरा इलाका डूंगरपुर टच करता हुआ बांसवाड़ा, फिर आपका मेवाड़, फिर आपका मारवाड़, इसके आगे आपका जालोर, इसके आगे आपका सिरोही, इसके आगे ईडर, फिर आगे गुजरात आ जाता। ये पूरा इलाका मुगलों के लिए ब्लॉक कर दिया था। डूंगरपुर में एक राजा आस्करण, बांसवाड़ा में एक था प्रताप सिंह, मेवाड़ में महाराणा प्रताप खुद, मारवाड़ में चंद्रसेन, जालोर के अंदर एक ताज खान दा अफगान था वो, सिरोही के अंदर आपका सुल्तान, ईडर महाराणा प्रताप का ससुराल था नारायण दास। सब के सब ब्लॉक करके बैठे थे। मतलब हालत ये थी मुगलों की कि हज यात्रा होती है, हज यात्रा मक्का मदीना की जो यात्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? हज। सूरत बंदरगाह से होती थी। कहां से शुरू होती? सूरत से जहाज रवाना होते, उधर सऊदी अरब की तरफ जाया करते थे। प्रताप ने वो रोक दी, ये रूट इधर से सूरत जाने का रूट तो यही है, तो आप जाओगे कैसे? इसलिए अकबर बड़ा परेशान था। उसको बाद में लोग जाके कहते यार तेरे राज में तो हज यात्रा ही नहीं हो रही, तू बड़ा मुसलमान राजा घूमता है, और तेरे राज्य में इस रास्ते से जाना तो इस रास्ते जा ही नहीं पाए, या तो कोई दूसरे रास्ते से आओ और फिर इधर आके जाओ, और फिर इधर ये गुजरात के आसपास, मालवा के आसपास, भाई इतने दिनों तक आपको युद्ध करने हैं, युद्ध करने तो रुपए कहां से लेके आओगे? तो मुगलों के रुपए लूट लूट के मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। मालवा में मुगलों का कब्जा, गुजरात में मुगलों का कब्जा, उधर हमले करते, मुगलों का टैक्स लेके आते, फिर मुगलों से लड़ते। इसलिए अकबर के समझ में आया कि दोनों तरफ से मरेंगे। फौज मरती है, ये वैसे लूट जाते हैं, तो वो बेचारा शांति हो गया था, 12 साल तक हमले ही नहीं किए उसने।